अस्सलाम वालेकुम। तो ये आप लोगों का मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बच्चे इस टाइम आपके क्लास फेलोज़ ही मेरे साथ हैं, तो इनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और साथ में आप लोगों को भी, मतलब जो ऑनलाइन होंगे। अच्छा, कहीं मैं गलती करूँ, ये समझ ना आए तो क्वेश्चन पूछ लें ताकि आपकी क्लास को भी समझ में आए। तो बॉयज़, मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि ये आपका ना जो मिड एग्ज़ाम होना है, ये उसका टोटल सिलेबस है, ठीक है। तो इस यहाँ तक फ़िक्स प्राइस तक एसी एनालिसिस फ़िक्स प्राइस तक मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि करवा चुका हूँ, क्योंकि अब कहीं ने देखा हो ना देखा हो मुझे नहीं पता। तो एनीवेज़ यहाँ तक हो चुका है। आज थोड़ा सा आपको वोल्टेज डिवाइडर बाइस और एमीटर बाइस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो एक छोटा सा यही ब्रीफ, तो क्या था डीसी एनालिसिस क्यों करते थे हम लोग, आप लोग बताएं। बेस एमीटर कलेक्टर नहीं, जो आपके इसके अंदर करंट्स हैं ना, आईबी हो गया, आईसी हो गया, वीसीई हो गया, इसके लिए हम लोग करते थे डीसी एनालिसिस। जब हम डीसी एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, इसको हम लोग कर देते हैं ओपन। अब जब आप एज्यूम करते हैं कि ये और ये हो गया ओपन, इसका मतलब ये है कि टोटल यही जो दरमियान वाला पोर्शन है आपके पास ये बचा है। इधर आपके पास एक डीसी वोल्टेज भी है, ग्राउंड भी है, रेजिस्टेंसेस भी हैं। दैट मीन्स कि आप बड़ी आराम से सर्किट के ऊपर कोई कैलकुलेशंस वगैरह लगा के बेस करंट, कलेक्टर करंट, वोल्टेजेस, बेस वोल्ट, कलेक्टर वोल्ट, एमीटर वोल्ट, ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी एनालिसिस, ठीक है। डीसी एनालिसिस चैप्टर के नाम भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि आपको एक और बुक दी हुई है और मैं उसके कहाँ गया, हाँ है तो वो डीसी वाला ही चैप्टर। अच्छा, बाय द वे, ये ना कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं इसके एंड पे। यस, अगर कोविड ना होता तो मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट लाजमी देता, लेकिन अगर आप कोई खुशी से बनाना चाहे तो मैं बोनस मार्क्स भी लाजमी दूंगा, ये भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। बोनस मार्क्स से मुराद पता है क्या है? बोनस मार्क्स से मुराद ये है कि क्या मुराद होती है बोनस मार्क्स से? बोनस मार्क्स यही होता है कि हो सकता है आपको इस सब्जेक्ट में, क्विज़ में या किसी असाइनमेंट में मार्क्स वही दिए जाएं जो आपके क्विज़ में या असाइनमेंट्स में हैं। बोनस मार्क्स भी ये है कि आपके जो PLOs जो आपकी एंड में पूरी प्रोफाइल बनेगी ना, उसके अंदर मैं ऐड करूँगा आपके ये मार्क्स हर स्टूडेंट के। मतलब आप लोगों को शायद ये नज़र आ रहा हो कि इस टाइम आपकी जो है, क्या नाम है इसका, ऑल इन ऑल GPA ही है कि आपका जो पूरा, मतलब पूरी CV है सिर्फ और सिर्फ GPA ही है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के 12 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, जो आपको मैंने बताए भी थे एक दफ़ा क्लास में, आपको दिखाए थे, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं, आपके एथिक्स भी आते हैं, आपके सोसाइटी के अंदर बिहेवियर किस तरह का है वो चीज़ें भी आती हैं। इस तरह के ना आपके 12 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स होते हैं, तो उनमें आपको इस चीज़ का बोनस ज़रूर मिलेगा। सब कुछ GPA नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। मतलब आपको अगर जॉब लेनी है या कोई प्रोफेशनल काम करना है अपना, मैं तो खैर रिकमेंड नहीं करता आप लोग अपनी जॉब करो, मैं तो सबको यही कहता हूँ कि आप लोग अपना ही काम करो। जितना ज़्यादा मुझसे हो सका मैं मतलब फैसिलिटेट भी करूँगा। और नेक्स्ट वीक तो खैर एग्ज़ाम है, उससे नेक्स्ट वीक ना इंशाल्लाह मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एक एंटरप्रेन्योर है, वो बिज़नेस करते हैं, तो वो पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। कोई भी आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके टैक्सेशन किस तरह करनी है, टैक्स वगैरह किस तरह के देने, तो मैं बुलाऊँगा, आप किसी यार को बता दूँगा। तो आप में से अगर कोई आना चाहे, वो लेना चाहे, अच्छी बात है, लो ज़रूर लो, क्योंकि आगे का कोई पता नहीं होता। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है ना, ये डीसी एनालिसिस की दी हुई है। अब आप इसमें ये चीज़ देखें कि इसको इधर से ओपन किया गया, इसको इधर से ओपन किया गया, ये जो दरमियान में है ना, सारी कहानियाँ इसी के ऊपर ही अप्लाई की गई थी और इसी के हिसाब से ही ये करंट वोल्टेजेस की वैल्यूज़ निकाली गई थी। समझ आ रही बात की? तो ये था आपके पास डीसी एनालिसिस, ठीक। अब आते हैं हम लोग ज़रा AC एनालिसिस की तरफ। AC एनालिसिस में हमने सबसे पहले ये जो इधर ट्रांजिस्टर लगा हुआ था,
इसका ये इक्वलेंट मॉडल समझाता कि इक्वलेंट मॉडल इसका बनता किस तरह से है और इक्वलेंट मॉडल इसका क्यों ज़रूरी है। याद आ रहा है? रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड किया था, इसको दोबारा देखिएगा जाके। तो पहले इसका इक्वलेंट मॉडल हम बनाते थे। डीसी एनालिसिस में हम इसको पहले खुद ही कह देते कि यहाँ पे VCE है, यहाँ पे VBE है, यहाँ पे VC, जो भी इसकी थी कहानी आसानियाँ वो उसको एज इट इज़ हम एज्यूम कर लेते थे। लेकिन AC एनालिसिस के अंदर हम इसी ट्रांजिस्टर का ही इक्वलेंट मॉडल बनाते हैं, राइट। तो सो फॉर हम लोग कॉमन एमिटर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन ये लोग कर चुके हैं। मतलब AC एनालिसिस में फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो चुकी है। जो मेरा पिछला लेटेस्ट लेक्चर है उसको आप लोग देखें, वो इसी चीज़ के ऊपर ही है। मतलब इसका जो नंबर है उससे पिछला नंबर मेरे ख्याल से 8 या 9 बनता होगा, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, ये लिखा भी हुआ है, सारा बनाया था इसका। अब ज़रा अगला आता है वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। सर ये मिड में शामिल है? मिड में तो शामिल नहीं। बिल्कुल शामिल है, ये सारा मिड का सिलेबस है। इसके बाद फिर आपका आएगा इंशाल्लाह FETs, फिर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, और फिर एंड में सिर्फ एक ही लेक्चर होगा इसका ऑप एम्प्स का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का, राइट। अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ AC एनालिसिस का फिक्स बायस वाला लेक्चर आपने लिया, कोई सुनने की कोशिश की थी? लास्ट टाइम जो ना आपने जिस टाइम लेक्चर लेट अपलोड किया था तो उस टाइम सर काशिफ साहब का लेक्चर हो रहा था। अच्छा, तो उसकी वजह से फिर रह गया था, फिर मैं लास्ट में भूल गया। नहीं बाद में पढ़ा है, मुझे ये पता है कि टाइम से एग्जैक्टली आप नहीं पढ़ सकते, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब अपलोडेड होता है ना तो आप बाद में उसको ज़रूर देखा करें बाद में ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब ये इस तरह से है, तो क्या करना होता है, कुछ याद आ रहा है? AC एनालिसिस के अंदर नहीं, देखो ना, ये जो VCC है इसको हमने करना है ओपन, और जो कैपेसिटर्स हैं इनको हमने करना है शॉर्ट। ओके, VCC को करना है ओपन AC एनालिसिस में, और कैपेसिटर्स को हम लोग करते हैं शॉर्ट। DC एनालिसिस में हम लोग कैपेसिटर्स को ओपन करते हैं, ठीक। अच्छा, ये इसको ना डायरेक्टली फिर आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। एक मिनट, किसका आ रहा है मैसेज? अच्छा, एनीवेज, अब क्या है, ये जो आपके पास हाईलाइटेड है, जो क्या है इसका ट्रांजिस्टर, इसका RE मॉडल तो हो गया ये हम पिछले लेक्चर्स में देख भी चुके हैं कि RE मॉडल किस तरह बनता है। आप पिछला लेक्चर उठा के देखिएगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी डिटेल है कि किस तरह इसका RE मॉडल बना सकते हैं। उसके बाद इसके साथ कनेक्टेड है R1 और R2, दोनों किस में? पैरेलल में। और यहाँ से भी ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इसको हम लोग आप एज्यूम करें, इसको जो है ना यहाँ से आप कनेक्ट करें ग्राउंड के साथ। ओके, तो पैरेलल में R1 और R2 दोनों ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, और यही ही ब्रांच फिर VI के साथ कनेक्टेड है। ओके, हो गया क्लियर? एक दफ़ा पिछला लेक्चर दोबारा जाके देखना, ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ज़ाहिर है मैं पिछला स्टार्ट से नहीं पढ़ा सकता, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। बार कोई चीज़ समझ ना आ रही हो किसी भी सब्जेक्ट में, टेक्निक ये होती है उसको बार बार पढ़ो। नींद आ रही है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, मुँह दो, दोबारा आके पढ़ो, बार होता है, नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके आगे क्या कुछ है, सोचो ज़रा। RC ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अच्छा जी, RC आ गया। अब इधर RE भी है, लेकिन मैंने RE क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? सोचो। सर ये शॉर्ट नहीं, हाँ, कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, कैपेसिटर इधर शॉर्ट हो गया ना, इसका मतलब है कि जो एमीटर है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसका ग्राउंड के साथ। एमीटर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, दैट्स इट, और कोई इसके पास रजिस्टर नहीं है। यहाँ तक सही हो गया? ये चीज़ गॉट इट, क्लियर? अच्छा, तो भाई अगला स्टेप, जब आप AC एनालिसिस करने लगते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, इसके अलावा वोल्टेज की,
और कुछ केसेस में करंट गेन भी बुक में दिया हुआ है। करंट गेन सबका हो जाता है, एक उसके जनरल इक्वेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। तो पहले इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस में आपको जब आप यहाँ से देखेंगे ZI से, आपको क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही है यहाँ तक? R1 R2 पैरेलल में है और बीटा RE भी पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में है। तो ये तो हो गई आपकी इनपुट इम्पिडेंस, बात ख़त्म हो गई। ये जो है ना R डैश जो है, ये बेसिकली R1 R2 को मिला के उसने R डैश लिख दिया है, बात सेम ही है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब मुझे ज़रा आउटपुट इम्पिडेंस देख के बताओ क्या है? RC और R आउट पैरेलल, ठीक है। ये जो है ना, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है बीटा इंटू IB। इनपुट इम्पिडेंस हो गई, आउटपुट इम्पिडेंस भी हो गई। अब आउटपुट इम्पिडेंस में ये कह रहे हैं कि R आउट जो है ना, इसकी वैल्यू नॉर्मली बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब आप पैरेलल में लगाते हैं ना, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, इसमें से जो छोटी वैल्यू होती है ना, वो हमेशा डोमिनेट करती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप कैलकुलेशन करके देख लें, अगर एक रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम की है, दूसरी 1 ओम की है या 1 किलो ओम की है, तो 1 किलो ओम वाले के करीब करीब ही आंसर आएगा। तो आप नॉर्मली बड़ी को इस लिहाज से इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह का एक सिचुएशन होती है यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है, अच्छा करंट गेन होता है बेसिकली AV इज इक्वल टू वी आउट अपॉन वी इन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले आप वी आउट फाइंड करेंगे, फिर वी इन फाइंड करेंगे, वी आउट ओवर वी इन निकालेंगे, वो आपका करंट गेन बनेगा, ऐसे होगा ना। अच्छा, अब ये जो वी आउट है, वी आउट क्या है? वी आउट होता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होती है? V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, ओके। अब ये जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज है, ये वाली, अब आपने ये चीज़ देख के बतानी है कि ये करंट कितना फेस कर रही है और रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कितनी है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, अब ये तीनों पैरेलल में ही होंगे। जो रेजिस्टेंस यहाँ पे होगी, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट हमारे पास बनेगा ना, वो ही इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस होगी। मतलब ये पैरेलल में हम वो लगा रहे हैं, वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, जो आपकी आउटपुट यहाँ पे आ रही है। दैट मीन्स R आउट पैरेलल टू RC, रेजिस्टेंस, और इसमें से करंट क्या गुजर रहा है? बीटा IB, ठीक है। एरो यहाँ पे होगा तो बीटा IB होगा पॉजिटिव, एरो नीचे की तरफ है तो बीटा IB है नेगेटिव। रेजिस्टेंस क्या है? R आउट पैरेलल टू RC, और करंट क्या गुजर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में बीटा IB, यानी कि नेगेटिव बीटा IB। तो V आउट इज इक्वल टू नेगेटिव डायरेक्शन में बीटा IB, RC पैरेलल टू R आउट। ओके हो गया? अच्छा जी, यहाँ तक तो बात हो गई मेरे ख्याल से क्लियर। अब ये जो है ना, जो बेस से करंट गुजर रहा है, इसको देखो, IB क्या गुजर रहा है? IB। यहाँ पे डिस्टेंस है बीटा इंटू RE, बीटा इंटू RE डिस्टेंस है। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ कि ये जो IB है ना, ये है VI अपॉन बीटा RE। मेरी इस बात को जस्टिफाई करो, ऊपर देखो, IB इज इक्वल टू VI अपॉन बीटा इंटू RE। बताओ कि ये बात सही है या गलत है? सही है। VI देखो ना, पैरेलल में है ना तीनों, वोल्टेज और यहाँ पे भी VI, यहाँ पे भी VI, यहाँ पे भी VI। तो ये जो करंट है IB, वो है I इज इक्वल टू V ओवर R। ओहम्स लॉ कंपोनेंट्स के अक्रॉस होता है, ओहम्स लॉ कभी भी पूरे सर्किट में नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ हमेशा आपने ज़हन रखनी है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पूरा सर्किट है, उसके अंदर 2 रेजिस्टेंसेस लगे हैं, हम कहते हैं V इज इक्वल टू I है पूरे सर्किट में। ओहम्स लॉ हमेशा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अक्रॉस होता है। एक रेजिस्टेंस लगी है, इस एक रेजिस्टेंस एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के अक्रॉस ओहम लॉ होगा। ओके, तो ये जो है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज फेस कर रहा है वो है VI, इसमें से जो करंट गुजरा है वो है IB। सो IB इज इक्वल टू VI डिवाइड बाय बीटा RE। क्लियर? अच्छा जी, अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो यहाँ पे IB खड़ा हुआ है ना V आउट की इक्वेशन में, इधर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक, तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, V आउट इज इक्वल टू माइनस बीटा
वी आई ओवर दिस। अब यहाँ पे मैं कार्रवाई ये कर लेता हूँ, बीटा को बीटा से कैंसिल कर देता हूँ और वी आई को उठा के इधर ले आता हूँ, सही। तो ये वी आउट ओवर वी आई बन जाएगा। यस बाकी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी और मैं कह दूँगा कि भाई ये जो है ना मेरा वोल्टेज गेन। वोल्टेज आगे बात समझ यस सर। क्लियर हो गया, आसान है। यस यस सर। अब अगर आपको ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ दे दी जाएं तो क्या आप वोल्टेज गेन इसका निकाल सकते हैं? यस यस अच्छा, आर ई जो होता है ना, आर ई, इसी एनालिसिस में एक थोड़ा सा ये फ्लॉ है कि आपको थोड़ा सा डीसी एनालिसिस भी करना पड़ता है, क्योंकि आर ई होता है 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई के इक्वल, ठीक है। 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई आई अपलोड किया था लेक्चर, ये इसको ज़रूर देखिएगा। जितने भी 6-7 लेक्चर हैं ना, मिड से पहले पहले आपने सारे सीक्वेंस में देखने हैं, ठीक है। अब कभी कभी इस तरह होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अब ऑनलाइन लेक्चर्स थे, मुझे पता है आपने विजिलेंटली नहीं देखा होगा तो मिस हो जाते हैं, इट्स ओके। लेकिन फिर अब काम लंबा होगा आपके लिए, क्योंकि अब आपके पास एक ही हफ्ता है और वेंसडे तो आज ही हो गया है। अब मेरा अगर वेंसडे को पेपर है, ट्यूसडे को है, मंडे को है, मुझे नहीं पता कब है, लेकिन फिर ज़्यादा डेज आपके पास काम होंगे। क्लियर उसी वक्त ही होगा जब आप एक ही सीक्वेंस के अंदर देखेंगे सारा, ओके। तो आई एज्यूम कि यहाँ तक आपको वोल्टेज गेन निकालना आ गया है। अच्छा, इनपुट इम्पीडेंस भी हो गई, आउटपुट इम्पीडेंस भी हो गई, वोल्टेज गेन भी हो गया। और अगेन जब भी अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा इस एनालिसिस के अंदर, थोड़ा सा आपको डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि आप आई निकाल सकें। और 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई आर ई के इक्वलेंट होता है, ओके हो गया। अच्छा जी, तो वोल्टेज गेन मेरे ख्याल से यहाँ तक तो निकल ही आएगा। अब इसे फाइंड क्या कुछ करना है बाय द वे। अच्छा, आर आउट उसने इन्फिनिटी कहा हुआ है, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसने भी यही कहा है कि भाई ये जो आर आउट है ना, इसके साथ एक आर आउट भी होता है, यस तो वो कहता है एज्यूम कर लो इन्फिनिटी है, इसका मतलब है आर सी ही हो जाएगा जब वो इन्फिनिटी होगा। मैंने बताया ना, छोटी जो होती है वो डोमिनेट कर जाती है यहाँ पे। तो चलो खैर, ये क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना एक्चुअली ये है कि ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ना, इन्हीं टॉपिक्स के ही जो पीछे एक्सरसाइज है, मतलब फॉर एग्जांपल ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ज़्यादा एग्जैक्टली तो मैं वैसे नहीं दूंगा, लेकिन देखो अब वोल्टेज डिवाइडर बाय